हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम या फिर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सेमेस्टर थर्ड का सब्जेक्ट है जिसका नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया पॉलिटिकल थॉट्स। अगर आपके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है जिसका हिंदी में नाम है प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीति विचार, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग इस पूरी ही बुक के जितने भी क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। एंड देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दोनों का ही सब्जेक्ट है। तो आप अगर दोनों में से किसी के भी स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रत्यक्ष का अर्थ एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो प्रत्यक्ष है इसका अर्थ और प्रकृति की व्याख्या आपको करनी है। किस तरह से करेंगे, परिचय देखेंगे। भारतीय दर्शन और राजनीतिक चिंतन में प्रत्यक्ष को ज्ञान के प्रमुख साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। न्याय, विशेषिक संज्ञा, वेदांत तथा बौद्ध जैन परंपरा सभी ने प्रत्यक्ष को मान्यता दी है। और देखिए, ये जो है ये हमारा न्याय हो गया, विशेषिक हो गया, सांख्याय हो गया, वेदांत हो गए, बौद्ध जैन धर्म हो गए, इन सभी की जो परंपराएं हैं इन्होंने इसे एक तरह से मान्यता दी है। प्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रियों और मन द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव अथवा सीधा बोध। यानी मन या फिर जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से किसी भी चीज़ को सीधी तरीके से बोध करना, उस पर ध्यान लगाना ही हमारा प्रत्यक्ष होता है। ये ऐसा ज्ञान है जो किसी माध्यस्थ साधन पर निर्भर नहीं करता बल्कि सीधे वस्तु पर स्थापित करता है। यानी ये जो है ये एक ऐसा माध्यम है जो किसी पर निर्भर नहीं करता, वो डायरेक्ट सीधा ही स्पर्श करता है। ठीक है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो इंद्रियों द्वारा वस्तु के प्रत्यक्ष संसर्ग से उत्पन्न होता है। उदाहरणतः आँख से दृश्य देखना, कान से ध्वनि सुनना या स्पर्श से ठंडा आर्द्रता का अनुभव करना। यानी देखिए, ये जो इंद्रियां हैं ये इससे डायरेक्ट हमारे जुड़ावा होता है। हमारी देखिए कितनी इंद्रियां होती हैं ये आपको बताना है। और ये जैसे कि आँख से देखना, कान से सुनना और जो हमारी एक तरह से स्किन होती है उससे स्पर्श करना या फिर उसे टच करना, ठंडा गर्म महसूस करना, ये सारे अनुभव हो जाते हैं इसमें। न्यायशास्त्री प्रत्यक्ष को यथार्थ अनुभव कहते हैं जो संदेह और भ्रम से रहित होता है। यानी ये जो है ये संदेह और भ्रम से रहित होता है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो इंद्रिय गोचरता किस तरह से, प्रत्यक्ष केवल वही है जिसमें इंद्रियों और मन से अनुभव किया जा सके। यानी एक ऐसी चीज़ है प्रत्यक्ष जिसे हम इंद्रियों और सिर्फ हमारा जो मन है उससे ही हम उसे छू सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रेम हो गया, वो हम अपनी इंद्रियों या फिर एक तरह से मन से ही छू सकते हैं। जैसे कि किसी माँ का प्रेम होता है, ठीक है, माँ का प्रेम जो होता है बच्चों के लिए वो सिर्फ उसके जो इंद्रियां हैं या फिर मन है या फिर जो हृदय है उसी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामायिकता। यह उसी क्षण उत्पन्न होता है जब वस्तु या इंद्रियों का सीधा संबंध होता है। यानी ये जो है ये सिर्फ जब उत्पन्न होता है जब वस्तु या फिर जो इंद्रियां हैं उनका सीधा संबंध बने, तब ये उत्पन्न होता है। अगर हम सत्यता की बात करें तो न्यायशास्त्री इसे यथार्थ ज्ञान मानते हैं। यदि इसमें भ्रम या संदेह है तो वह अप्रत्यक्ष या विषय कहलाता है। यानी जो न्यायशास्त्री हैं उसको यथार्थ मानते हैं और ये मानते हैं अगर इसमें भ्रम या संदेह है तो ये अप्रत्यक्ष कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक चिंतन में प्रयोग। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने प्रत्यक्ष को नीति निर्णय और शासन की व्यवहारिकता से जोड़ा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह केवल श्रुति या परंपरा न रुके बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाणों से राज्य व्यवस्था का आलंघन करे। यानी देखिए, वो सिर्फ जो परंपराएं हैं या फिर श्रुति हैं उन तक ना रुकें, जो प्रत्यक्ष जो परंपराएं हैं और जो नियम कानून हैं उन्हें भी आगे बढ़ाएं।
आदर्शीय भिन्नताएं बौद्ध चिंतन में प्रत्यक्ष को श्रेणीता और अनुभव पर आधारित माना गया, जबकि वेदांत इसे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाला साधन मानता है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि शासन की नीति निर्माण और व्यवहारिक कसौटी भी है। यानी ये जो है ये एक व्यवहारिक कसौटी भी है। ये है अनुभवजनक, यथार्थ और सत्य पर आधारित होता है। यानी जो हमारा अनुभव होता है, यथार्थ होता है, सत्य होता है, उसी पर ही आधारित होता है। प्रत्यक्ष का महत्व इस कारण है कि यह व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान करता है और शासन लोक कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी लोग जो है वो कल्याण की ओर बढ़ते हैं, ये एक तरह से मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मशास्त्र का प्राचीन भारतीय चिंतन में क्या स्थान था, स्पष्ट कीजिए। यानी जो धर्मशास्त्र है उसका प्राचीन जो भारतीय चिंतन है उसमें क्या स्थान था, ये आपको स्पष्ट करना। चलिए देख लेते हैं प्राचीन भारतीय चिंतन धर्मशास्त्र का क्या स्थान था। तो पहले हम देखेंगे परिचय। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र केवल धार्मिक या नैतिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज, राज्य, राजनीति और शासन की संपूर्ण रूपरेखा निर्धारित की। यानी ये जो धर्मशास्त्र है सिर्फ धार्मिक या नैतिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने समाज, राज्य, राजनीति और जो शासन की संपूर्ण रूपरेखा है उसको भी निर्धारित की। इसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, दंडनीय के कर्तव्यों और प्रजा के अधिकारों तक विस्तृत विवेचना मिलती है। यानी इसमें जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है या ये कहूँ दंड नीति है, राजा के जो कर्तव्य है यानी राजा क्या क्या कर सकता है, प्रजा के जो अधिकार है उन सभी का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धर्म का आधार किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे प्राचीन चिंतन में धर्म की राजनीति और समाज की मूल प्रेरणा शक्ति है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है मूल प्रेरणा इसमें शक्ति है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कृत्य न होकर नैतिक नियम, सामाजिक मर्यादा और न्यायपूर्ण आचार्य था। यानी इसका जो एक तरह से एक कर्तव्य है वो नैतिक नियम हो गए, सामाजिक मर्यादा हो गया, न्यायपूर्ण आचार्य हो गए, ये सभी है। धर्मशास्त्र में इसे जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र का न्यायिक सिद्धांत माना गया है, क्योंकि ये जीवन के हर पहलू को इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे राज्य और राजा का धर्म किस तरह से। धर्मशास्त्र के अनुसार राजा धर्मराज होता है। यानी राजा जो है वो धर्मराज कहलाता है, जिसका मुख्य दायित्व प्रजा की रक्षा और न्याय प्रदान करना। राजा को धर्म का पालन करते हुए शासन करना चाहिए, ताकि जो जनता है वो उसे एक तरह से वो जनता पर सही से शासन कर सके। यदि वह धर्म से विचलित होता है तो प्रजा को कष्ट होता है और राज्य अस्थिर हो जाता है। यानी अगर वो अपने धर्म पर ना चले तो प्रजा जो होगी यानी उसकी जो जनता होगी उसे कष्ट होगा, उसे परेशानी होगी और जो राज्य होगा वो अस्थिर हो जाएगा, उसमें ये जो एक तरह से स्थिरता है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विधि और न्याय व्यवस्था किस तरह से। मनुस्मृति, ज्ञान वैकल्य स्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में दंड नीति, अपराध और दंड के स्वरूप का उल्लेख है। यानी इसमें जो दंड नीति है और जो अपराध है उन सभी का उल्लेख मिलता है हमें। यानी लिखा हुआ है न्याय का आधार धर्म और न्यायाधीश धर्मशास्त्र को ही अपने कटौती मानते हैं। यानी जो न्यायाधीश होते थे वो धर्मशास्त्र को ही अपना कटौती मानते थे। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे धर्मशास्त्र में वर्ण श्रम व्यवस्था और आचार विचार की मर्यादा निर्धारित की गई है, जिसमें समाज में अनुशासन और कर्तव्य बोध विकसित हुआ। यद्यपि आधुनिक दृष्टि से इसमें कई सीमाएं रही हैं, लेकिन इस समय यह व्यवस्था समाज को संगठित करने का साधन थी। यानी ये जो व्यवस्था थी वो एक तरह से समाज को संगठित करके चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक चिंतन में महत्व। यानी जो राजनीतिक चिंतन है इसमें क्या महत्व है, तो इसमें आप लिखेंगे धर्मशास्त्र ने यह स्पष्ट किया कि राजनीति का आधार केवल शक्ति या बल नहीं है बल्कि धर्म है। यानी जो धर्मशास्त्र है इसने ये स्पष्ट किया जो राजनीति है वो केवल शक्ति की या फिर बल का नहीं बल्कि धर्म का भी एक तरह से कार्य है। राज्य को शासक की वैधता धर्मपालन से ही सुनिश्चित होता है। इस प्रकार धर्मशास्त्र राजनीति को नैतिक और न्याय से जोड़ता है। यानी जो धर्मशास्त्र है वो राजनीति को नैतिकता और न्याय से भी जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस क्वेश्चन की प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्मशास्त्र राज्य
और समाज के मार्गदर्शक रहे। उन्होंने राजनीति को नैतिक और धार्मिक आधार प्रदान किया, यानी राजनीति को उन्होंने नैतिक और जो धार्मिक आधार है वो प्रदान किया। इस प्रकार धर्मशास्त्र ने न केवल सामाजिक संरचना बल्कि शासन और शासन की प्रकृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। यानी हम कह सकते हैं इसने सिर्फ शासन को ही नहीं, शासन की जो प्रकृति है उसको भी गहराई से प्रभावित करते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोतों एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उनके स्रोतों की और उनकी विशेषताओं की व्याख्या करनी है। अगर हम प्रमुख जो स्रोत हैं उनकी बात करें तो इसमें आप लिखेंगे वेद और उपनिषद। किस तरह से इसमें धर्म, ऋत, सत्य और समाज की नैतिक नींवों का वर्णन मिलता है जो राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनी। ठीक है, अगर इसके महाभारत और रामायण की बात करें, इन महाकाव्यों में राज्य, धर्मराज्य, दंडनीति और आदर्श राज्य के कर्तव्यों का विस्तृत विवेचना मिलती है। ठीक है, इनमें अगर हम प्रमुख स्रोतों की बात करें तो नेक्स्ट स्रोत आप लिखिए धर्मशास्त्र। इसमें ये सारे हो जाते हैं जिसमें हमें सामाजिक आचार्य, वर्ग, श्रम व्यवस्था, न्याय और दंडनीति के नियम पता चलते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसकी बात करें तो शासन, प्रशासन, कूटनीति और शक्ति नीति की व्यवस्था और अर्थवादी दृष्टिकोण हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे बौद्ध और जैन ग्रंथ। इसमें आप लिखेंगे अहिंसा, करुणा, धम्म, संघ व्यवस्था और नैतिक शासन का विचार इसमें शामिल है। अगर हम मध्यकालीन सूफी और भक्ति संहिता की बात करें तो समता, सहिष्णुता, प्रेम और लोक कल्याण पर बल दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्यकालीन मुस्लिम चिंतन जिसमें हम अल फरबी, फिरोज शाहबाद, अबुल फजल आदि जो है इनके आप लिख सकते हैं। इस्लामी राजतंत्र, शरिया और बादशाह की भूमिका आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप क्या क्या लिखेंगे। पहला आप लिखेंगे धर्म प्रधान राजनीति। किस तरह से राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ा गया। कर्तव्य, धर्म पालन और प्रजा रक्षा होता था, यानी राजा का एक पर्टिकुलर कर्तव्य, एक पर्टिकुलर धर्म माना जाता था। ठीक है, जो कि रक्षा करना या फिर अपनी जो जनता है उस पर उसकी रक्षा करना था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा की केंद्रीयता। किस तरह से राजा को धर्मराज या चक्रवर्ती सम्राट माना गया। उसकी शक्तियों को धर्म या शास्त्र से सीमित किया गया, यानी राजा जो था उसे धर्मराज या फिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखा जाता था। अगर हम लोक कल्याण की अवधारणा की बात करें तो शासन का उद्देश्य प्रजा की सुख, समृद्धि और संरक्षण था, यानी शासन का एक मात्र उद्देश्य यही था कि सुख, समृद्धि और जो संरक्षण है वो प्रदान किया जा सके जनता को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्ति और कूटनीति का महत्व। किस तरह से कौटिल्य ने शक्ति, दंड नीति को राज्य संचालन की एक आवश्यक शर्त बताया, क्योंकि देखिए अगर शक्ति है तो दंड और नीति ही जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वर्ण, श्रम, धर्म और जाति व्यवस्था के आधार पर समाज संगठित रहा। ठीक है, ये जो है वर्ण, जो श्रम है, धर्म है, जाति व्यवस्था है, इसके आधार पर ही जो पूरा समाज है वो एक तरह से संगठित रहा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे सहिष्णुता और बहुलता। किस तरह से मध्यकालीन भक्ति और सूफी विचारधारा ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता पर बल दिया, ताकि जो एक तरह से धार्मिक सहिष्णुता है और जो सामाजिक एकता है वो बनी रह सके। अब हम देखेंगे नैतिकता और न्याय का आग्रह। किस तरह से न्याय को धर्म संगत और सामाजिक हितकारी माना गया, यानी जो धर्म है उसे सामाजिक हितकारी के रूप में देखा गया। अगर हम निष्कर्ष देखें इस क्वेश्चन का तो चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का आधार धर्म और नैतिकता था। इसमें शक्ति और कूटनीति का यथार्थवादी पहलू भी मजबूत रहा, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो शक्ति है, कूटनीति है, इसका जो यथार्थवादी पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहा। परंतु अंतिम लक्ष्य देव लोक कल्याण और सामाजिक समरसता को माना गया, और अंतिम जो वो लक्ष्य होता है यानी लास्ट का जो लक्ष्य है वो हमेशा ही जो लोक कल्याण है और सामाजिक समरसता है उसी को माना गया है। इस चिंतन ने भारतीय राजनीति की नींव को गहराई से प्रभावित किया है, और यही वजह है जो भारतीय राजनीति है उसको ये गहराई से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित हिंदू समाज कानूनी और आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी जो मनुस्मृति है जो
ऋषि मनु द्वारा लिखी गई है। इसमें जो हिंदू सामाजिक जो कानून है उनकी जो आलोचना है वो आपको करनी है, आलोचनात्मक विशेषताएं बतानी है। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो पहले हम देखेंगे भूमिका। इसमें आप लिखेंगे मनुस्मृति प्राचीन भारत का प्रमुख धर्मशास्त्र ग्रंथ है। यानी जो मनुस्मृति है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख धर्मशास्त्र ग्रंथों में से एक है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, धर्म, न्याय, दंड नीति और राज्य के कर्तव्यों का विस्तृत विवेचना मिलती है। यानी मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, धर्म है, न्याय है और दंड नीति है और राज्य के जो कर्तव्य हैं, वो सारी चीज़ें मनुस्मृति में लिखी गई हैं। इसे हिंदू सामाजिक कानून का आधार माना गया है। मनु ने समाज को व्यवस्थित रखने हेतु न्याय बनाया, किंतु समय के साथ इसकी कई व्यवस्थाओं पर आलोचना भी हुई। यानी देखिए, जो मनु थे उन्होंने समाज की जो व्यवस्था है, समाज में जो अराजकता है उसको ख़त्म करने के लिए न्याय बनाया था, परंतु समय के साथ साथ उसकी कई चीज़ों की क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो सिचुएशंस होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो भी बदल जाती हैं। तो उन्होंने उस टाइम के समय, उस टाइम की ज़रूरतों के अनुसार सारी चीज़ें परफेक्ट बनाई, बट जैसे जैसे समय बदला, लोगों की ज़रूरतें बदली, तो वो चीज़ें भी बदल गई। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रतिपादन किस तरह से। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। अगर आपने सुना होगा तो हिंदू धर्म को मेनली 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि हमारा कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। और ये चारों ही जो वर्णन किया गया है, या ये कहूँ जो डिवाइड किया गया है, वो मनुस्मृति में ही किया गया है। प्रत्येक वर्ण के लिए कर्तव्य और अधिकार निर्धारित किए गए हैं। यानी सभी वर्गों का क्या कार्य होगा, क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनका दायित्व है और क्या अधिकार हैं, ये भी बताया गया है मनुस्मृति में ही। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था। किसी को 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में विभाजित कर धर्मनिष्ठ जीवन जीने की व्यवस्था की। यानी देखिए, जो हमारा पूरा जीवन होता है, पूरा जीवन चक्र है, उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। 4 आश्रमों में किस तरह से, जैसे कि ब्रह्मचार्य, जो कि ब्रह्मचार्य बन जाते हैं, किसी से शादी नहीं करते। दूसरा होता है गृहस्थ, यानी शादीशुदा वाला जीवन। तीसरा होता है वनस्पति, यानी जंगलों में घूमने वाले। और चौथे होते हैं सन्यासी, जो हर चीज़ से सन्यास ले लेते हैं, पूरी दुनिया से सन्यास ले लेते हैं। इस तरह से इन्होंने पूरे जीवन को वर्गीकृत किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा और राज्य का कर्तव्य। किस तरह से राजा को धर्म का रक्षक बताया गया है, जिसका दायित्व प्रजा की रक्षा और न्याय करना है। यानी जो राजा है वो धर्म का रक्षक है और उसे अपनी जो जनता है उसको एक तरह से न्याय देना और सुरक्षा प्रदान करना ही राजा का कर्तव्य होता है। और स्त्री की जो स्थिति है, इसमें आप लिखेंगे स्त्रियों को सदैव पुरुषों यानी पिता, पति या फिर पुत्र की अधीनता में रहने की बात की गई। यानी जो स्त्री होगी वो हमेशा ही या तो अपने पिता के या अपने पति के या फिर अपने पुत्र के अधीन ही रहेगी। ये बात बताई गई थी मनुस्मृति में, इसीलिए आगे चल के इसकी जो आलोचना है वो भी की गई थी, और खासकर नारीवादियों द्वारा। तो ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अगर हम दंड नीति की बात करें तो अवरोध और पाप के लिए कठोर दंड निर्धारित किया गया, जिसमें वर्ण आधारित असमानताएं भी स्पष्ट थी। यानी देखिए, यहाँ पर अवरोध और जो वो भी जो भी कोई पाप करेगा उसके लिए दंड भी बताया गया था, और ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट था कि हाँ, इस गुनाह की यही सज़ा होगी। अगर आपने ये पाप किया, ये गलती की है, तो यही सज़ा आपको मिलनी ही है। ठीक है, अगर हम इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें तो इसमें पहला हम देखेंगे सकारात्मक पक्ष। देखिए, मैंने आपको ये बात कितनी बार बताई है, जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं या फिर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो पहले हम उसके पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पहले नकारात्मक पक्ष लिख देते हैं फिर सकारात्मक लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी से नई से इंसान से मिल रहे होते हैं तो पहले हम उसे अच्छाइयाँ ही तो दिखाते हैं, बुराइयाँ तो बाद में दिखाते हैं। तो सेम पैटर्न हमारे एग्ज़ाम का भी होता है कि पहले हमें सकारात्मक पक्ष लिखने होते हैं, नकारात्मक उसके बाद लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे समाज को संगठित रखने के लिए एक निश्चित ढांचा प्रदान किया, ताकि समाज जो है वो संगठित रहे और सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्तव्यों और मर्यादाओं पर जोर देकर सामाजिक अनुशासन को बल दिया गया है। यानी जो कर्तव्य होंगे और जो वो मर्यादा है उनको फॉलो ही करना है। ये एक तरह से बल की बात थी, या ये कहें एक बल प्रयोग ये किया जाता था कि हाँ, अगर तोड़ा तो बहुत बुरा दंड दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य और शासन के धर्म और न्याय पर बल, शासक नैतिक दायरे में रहा। यानी देखिए जो राज्य है और जो शासक है उन्हें दोनों को ही धर्म और नैतिक बल पर ध्यान दिया गया, ताकि जो शासक है वो नैतिक दायरे में ही रहे, ऐसा ना हो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ले। ठीक है, अगर हम नकारात्मक पक्ष की बात करें तो चलिए नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे वर्ण व्यवस्था ने जातिगत भेदभाव और असमानता को जन्म दे दिया। यानी जो वर्ण व्यवस्था है वो एक तरह से असमानताएं और भेदभाव को बढ़ाने का कार्य करती है, क्योंकि आगे चल के पहले तो ये थी कि जो भी आपको काम करना है आप वो वाली कैटेगरी में चले जाओ, वो आपकी वर्ण व्यवस्था बन जाएगी, बट फिर ये जन्म के आधार पर होगी, जिसने भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। नेक्स्ट अब हम देखें शूद्रों और स्त्रियों के अधिकारों को सीमित कर उन्हें अधीन बना दिया, और जो शूद्र थे और स्त्रियाँ थी इनके जो अधिकार थे उन्हें बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया और एक तरह से अधीन ही बना दिया कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। अगर स्त्री है तो उसे अपनी पिता की या फिर पुत्र की या फिर अपने पति की इजाज़त लेनी ही पड़ेगी, और अगर शूद्र है तो उसे अपने मालिक की इजाज़त लेनी पड़ेगी कोई भी कार्य करने के लिए। तो एक तरह से पूरी तरह से अधीन बना दिया था, पूरा जीवन ही उनका अधीन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दंड नीति में असमानता, उच्च वर्गों को हल्का और निम्न वर्गों को ठोस दंड। यानी देखिए अगर जो दंड नीति थी उसमें भी असमानताएं थी। अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है जो गुनाह करता है या ये कहूँ जो गलत कार्य करता है तो उसे हल्का दंड दिया जाएगा, अगर कोई निम्न वर्ग का है तो उसे कठोर और बहुत ज़्यादा बुरा दंड दिया जाता था। अगर हम इसकी सामाजिक गतिशीलता और समानता की वही भावना का अभाव होने लगा। यानी जो सामाजिक गतिशीलता है और जो समानता है उसकी जो भावना होती है वो एक तरह से ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि हर कोई जो पावरफुल है उसी को सपोर्ट करने लगा था। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे मनुस्मृति ने प्राचीन समाज को दिशा दी और सामाजिक कानून का ढांचा प्रस्तुत किया, क्योंकि इसने एक्चुअल में दिशा दी थी और सामाजिक ढांचा भी दिया था, किंतु इसकी वर्ण आधारित कठोरता और स्त्री व शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण मूल्य के विपरीत है। यानी देखिए जो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जो अछूत हैं या फिर जो निम्न वाला वर्ग था वो और जो स्त्रियां थी उन्हें बहुत ज़्यादा एक तरह से निम्न स्थिति में ला दिया और बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब कर दी थी मनुस्मृति के द्वारा। इसीलिए इसे ऐतिहासिक संदर्भ में समझना आवश्यक है, ना कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाज कसौटी पर। इसीलिए हम इसे सिर्फ ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ते हैं कि हाँ भैया इसने ये चीज़ें हमें प्रस्तुत की। अगर हम आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की कसौटी पर देखेंगे तो इसमें तो बहुत सारी बुराइयां हैं, क्योंकि जो अछूत लोग थे और जो स्त्रियां थीं उन्हें बिल्कुल एक तरह से अधीन बना रखा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुस्मृति में स्त्री की स्थिति पर कैसा विचार किया गया है। यानी देखिए मनुस्मृति जो है उसमें स्त्रियों की जो स्थिति है वो कैसी बताई गई है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था कि कैसी स्थिति है, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे डिटेल में जानेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको किस तरह से लिखना है मनुस्मृति में या फिर प्राचीन समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी। मेनली देखिए स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय रह चुकी है, तो आप इस बारे में हर जगह ये चीज़ लिख सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा दयनीय थी। बस कुछ ही सम्राट या कुछ ही ऐसे काल थे जिसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो ठीक ठाक थी, पढ़ने वगैरह जा सकती थी, उन्हें थोड़े बहुत अधिकार थे। अदरवाइज़ कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, हमेशा उन्हें दयनीय स्थिति में ही रखा गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। भूमिका से देखेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे मनुस्मृति प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, धर्म और आचार विचार का विस्तार से उल्लेख है। यानी इसमें अभी हमने देखा क्या क्या है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, धर्म है, आचार विचार हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसमें स्त्रियों की स्थिति को लेकर विशेष विचार प्रस्तुत किए गए हैं, यानी स्त्रियों के ऊपर विशेषकर विचार किए गए हैं। इसमें एक और स्त्री को सम्मान दिया, वहीं दूसरी ओर उसे पुरुष आश्रित बनाकर उसे अधिक सीमित कर दिया। यानी देखिए जो मनु हैं जिन्होंने ये मनुस्मृति लिखी है, उन्होंने एक तरफ स्त्री को तो सम्मान दिया है, क्योंकि स्त्री ही है जो किसी पुरुष को इस दुनिया में लाती है, उसे जन्म देती है, तो उन्होंने एक तरफ इसे सम्मान तो दिया लेकिन दूसरी तरफ इसे पुरुष के अधीन भी कर दिया, जिसकी वजह से जो उसके अधिकार हैं उन्हें सीमित भी किया है। ठीक है, अगर हम प्रमुख विचारों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे पुरुष आश्रिता। किस तरह से मनु ने कहा कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, पिता के संरक्षण में बचपन
पति के अधीन युवावस्था और पुत्र के अधीन वृद्धावस्था में ही उसे जीना चाहिए। यानी देखिए, मनु ने कहा कि जो स्त्री है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। पहले पिता के अधीन रहती है जब वो बचपन में रहती है, फिर पति के अधीन हो जाती है जब वो जवानी की अवस्था में आती है, फिर वो पुत्र के अधीन आ जाती है जब वो बुढ़ापे में आती है। तो ये सारी चीज़ें मनु ने बताई थी। और अगर आप ये अपने समाज में या फिर आज के समाज में ये चीज़ देखेंगे तो ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है, क्योंकि आज का समाज हमारा ऐसा ही है। जो बचपन होगा उसमें पिता के समक्ष होती हैं लड़कियां, पिता के अधीन होती हैं। फिर जैसे ही वो बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, युवा अवस्था में आती हैं, तो उनकी शादी कर दी जाती है और फिर वो पति के अधीन हो जाती हैं। जो भी बात माननी है पति की माननी है। जब वो वृद्ध अवस्था में जाती हैं तो पुत्र के अधीन हो जाती हैं, क्योंकि पुत्र बड़ा हो जाता है और फिर पुत्र अपनी चलाता है। तो कब स्वतंत्र हुई स्त्री? स्त्री तो स्वतंत्र हो ही नहीं पाई। तो यही मनु ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सम्मान और पवित्रता का दृष्टिकोण। किस तरह से स्त्रियों को गृह लक्ष्मी और पूज्य बताया गया। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। प्रकार की उपयुक्त भी मनुस्मृति में मिलती है। यानी देखिए, एक तरह ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ मनुस्मृति में जो स्त्री हैं उन्हें गृह लक्ष्मी या फिर पूजा योग्य बताया गया है, कि जो एक तरह से स्त्री है उसे गृह लक्ष्मी यानी घर की लक्ष्मी माना जाता है, या फिर वो एक ऐसे है कि उसकी पूजा की जा सकती है। और जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवी देवता जो हैं वो आते हैं, वो एक तरह से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं उस घर से। तो एक तरह से उनकी जो इज्जत है वो भी करने के लिए मनुस्मृति में बोला गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और धार्मिक कर्मों से वंचित किस तरह से स्त्रियों को वेद अध्ययन और वैदिक यज्ञों से अधिकार नहीं दिया गया। उनका धर्म पति सेवा और गृह कार्य माना गया। यानी देखिए, जो स्त्री हैं उन्हें शिक्षा वगैरह या फिर जो वेद अध्ययन है या फिर वेद जो यज्ञ हैं उन सभी से दूर रखा गया है। उन्हें ये अधिकार नहीं थे कि वो यज्ञ करें, शिक्षा ग्रहण करें। उनका सिर्फ जो धर्म था वो पति सेवा या फिर जो गृह के कार्य होते हैं, खाना वाना पकाना, बच्चों को पालना, बच्चों को एक तरह से पालन पोषण करना, बस यही कार्य उनके लिए बनाया गया था। अगर हम संपत्ति और अधिकारों की बात करें तो स्त्रियों को सीमित संपत्ति अधिकार, स्त्री धन प्रदान किया गया, किंतु स्वतंत्र आर्थिक शक्ति नहीं दी गई। यानी स्त्रियों को एक तरह से सीमित जो संपत्ति अधिकार है जिसे हम स्त्री धन कहते हैं, आज की लैंग्वेज में हम उसे दहेज बोल देते हैं। तो स्त्री धन जो है वो प्रदान किया गया, लेकिन जो आर्थिक शक्ति है वो कभी नहीं दी गई। अगर हम नैतिक मर्यादा की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे कि सूचिता और प्रतिवर्ता धर्म को उच्च स्थान दिया गया। अविवाहित या प्रतिवर्ता धर्म से विचलन को गंभीर माना गया। यानी जो अविवाहित है या फिर जो प्रतिवर्ता है उसे धर्म से विचलित गंभीर माना गया, कि अगर वो कहीं और भटक रही है, यानी अगर उसका ध्यान किसी और चीज़ में जा रहा है, जैसे कि पढ़ाई हो गई या फिर खेती वगैरह हो गई, तो उसे बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से लिया जाता था कि स्त्री जो है वो सिर्फ घर के कार्यों के लिए या फिर बच्चों को संभालने के लिए बनी है और कुछ नहीं, या फिर अपने पतियों की सेवा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इसमें आप लिखेंगे मनुस्मृति ने स्त्रियों को पूजा स्थान दिया, किंतु वास्तविकता में उसकी स्वतंत्रता नकार दी। यानी मनुस्मृति में जो स्त्री हैं उन्हें पूजा का तो स्थान दिया कि हाँ भैया स्त्रियों को पूजना है, लेकिन जो रियलिटी है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी स्त्रियों से छीन लिया था। स्त्रियों को शिक्षा, राजनीति और स्वतंत्र निर्णय से वंचित कर सामाजिक असमानताएं कायम करी। यानी स्त्रियों को ना तो शिक्षा दी जाती थी, ना राजनीति, और जो स्वतंत्र निर्णय होते हैं उनसे भी वंचित कर दिया था। अगर हम पितृसत्तात्मक सोच को संस्थागत रूप दिया, और यही है जिससे पितृसत्तात्मक जो सोच है वो विकसित हुई, और आज भी आप हमारे समाज में ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने टाइम पुरानी से वो चीज़ें चलती आ रही हैं, तो उन्हें थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं वो लड़के या फिर लड़कियों से कोई कम नहीं है। हर कोई हर चीज़ कर सकता है, यानी हर जो मुकाम है वो हासिल कर सकता है, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। ठीक है, बस योग्यता होनी चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे स्मृति में स्त्रियों की स्थिति विरोधाभासी रही, एक और उसे देवी तुलना सम्मान दिया गया। यानी एक और तो उनकी जो स्थिति है वो विरोधाभासी रही, वहीं दूसरी ओर उन्हें देवी की तरह एक तरह से सम्मान दिया गया कि हाँ भैया उनकी पूजा करनी है। दूसरी ओर उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर अंकुश भी लगाया गया। यानी दूसरी ओर क्या किया गया, जो उसकी स्वतंत्रता है, जो उसके अधिकार हैं, उनको रोका गया। इस दृष्टिकोण से मनुस्मृति
का स्त्री विचार प्राचीन समाज की सीमाओं को दर्शाता है, और यही चीज़ है जो हमारी प्राचीन जो समाज है उसकी जो एक तरह से सीमाएं हैं उनको दिखाने का कार्य करता है, जो आधुनिक असमानता और स्त्री स्वाधीनता की अवधारणा से मेल नहीं खाता। और यही चीज़ है जो स्त्रियों की असमानता या फिर स्त्रियों की जो अस्वीकार्यता है उससे एक तरह से मेल नहीं खाता। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहस्पति द्वारा निर्धारित शासन काल के विभिन्न आयामों का परीक्षण कीजिए। यानी बृहस्पति द्वारा जो निर्धारित शासन काल है उसके जो विभिन्न आयाम हैं उनका आपको परीक्षण करना है, उनके बारे में बताना है। चलिए देखेंगे भूमिका से। भूमिका में आप लिखेंगे प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में बृहस्पति का विशेष स्थान है। यानी इनका भी एक तरह से हम कह सकते हैं विशेष स्थान रखते हैं। अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र के महत्वपूर्ण आचार्य माना जाता है। यानी जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति जो हैं इन्हें अर्थशास्त्र और जो राज्य शास्त्र है इनके एक तरह से महत्वपूर्ण आचार्य माना जाता है। बृहस्पति ने शासन व्यवस्था, दंड नीति और अर्थनीति पर विचार प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने जो शासन व्यवस्था होती है, दंड नीति होती है, अर्थनीति होती है, इन पर एक तरह से इनके बारे में बताया है। उन्होंने राजनीति का व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकाया है। यानी राजनीति का जो व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसे स्पष्ट रूप से दिखाने का कार्य किया है। अगर हम इसके प्रमुख आयामों की बात करें, आयाम क्या है, तो इसमें पहला आप लिखेंगे राजा का स्वरूप और कर्तव्य। किस तरह से जो राजा का स्वरूप है और उसका कर्तव्य, इसमें आप लिखेंगे राजा को राज्य का केंद्र अंग माना गया है, क्योंकि राजा ही एक ऐसा है जो केंद्र में होता है। उनका प्रमुख कार्य प्रजा की रक्षा, न्याय की स्थापना और धर्म का पालन करना होता है। राजा का यही कार्य है और यही उसका धर्म कहलाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा को नीति, दंड और अर्थ पर समान ध्यान देने की सलाह दी गई। यानी ऐसा ना हो कि राजा जो है वो नीति बना रहा है बट दंड और अर्थ पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो सारी चीज़ें चाहे वो नीति हो, दंड हो, अर्थ हो, सारी चीज़ों पर समान ध्यान देना चाहिए राजा को, ताकि जो शासन है वो सुव्यवस्थित चल सके। अगर हम दंड नीति की बात करें, जो दंड नीति है उसमें आप लिखेंगे बृहस्पति ने कहा कि प्रजा तभी अनुशासन में रहती है जब दंड व्यवस्था प्रभावी हो। यानी शासन, अगर जो शासक है वो शासन सही से चलाना चाहता है तो दंड व्यवस्था भी अच्छी ही होनी चाहिए, यानी सही होनी चाहिए। अगर सही दंड व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी अनुशासन का या जो शासन है उसका पालन नहीं करेगा। जो कानून है उनका पालन करने के लिए दंड व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दंड का उद्देश्य प्रतिरोध नहीं बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करना है। यानी अगर तुम दंड किसी को दे रहे हो तो उससे बदला लेने के लिए कभी भी तुम उसे दंड नहीं दे सकते, बल्कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही दंड दिया जाता है। दंड को धर्म संगत और न्याय संगत होना चाहिए। यानी जो दंड होगा वो धर्म संगत हो और न्याय संगत हो। ऐसा नहीं है तुम जो ब्राह्मण है उसे कम दंड दे रहे हो सेम गुनाह के लिए या सेम जो गलती है, और जो शूद्र है उसे ज़्यादा दंड दे रहे हो सेम गलती के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अर्थ और कोष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे राज्य संचालन के लिए संपत्ति और कोष का सुदृढ़ होना आवश्यक है। यानी अगर संचालन चाहते हो राज्य का तो संपत्ति और जो कोष है, यानी जो एक तरह से जो खजाना है वो पूरा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसे सुव्यवस्थित चला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर व्यवस्था का संतुलन और प्रजा से कर वसूलने में न्याय का पालन करना शासक का कर्तव्य है। यानी जो कर व्यवस्था है और जो प्रजा है उससे कर वसूलना एक तरह से न्याय का जो शासक है उसका कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि को राज्य की स्थिरता का आधार माना गया है। यानी जब आर्थिक समृद्धि, आर्थिक रूप से राज्य बढ़ता है तो वो ही राज्य की जो स्थिरता है उसका आधार होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे न्याय व्यवस्था किस तरह से बृहस्पति ने न्याय को धर्म और शास्त्र पर आधारित माना। यानी इन्होंने न्याय को धर्म और जो न्याय है उस पर आधारित माना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यायाधीश और राजा का दायित्व है कि वह पक्षपात रहित होकर निर्णय ले। यानी जो भी राजा है या न्यायाधीश है वो किसी का भी पक्ष ना ले, पक्षपात होकर न्याय करे ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। नेक्स्ट अब हम देखें न्याय के बिना राज्य अराजक हो जाता है। यानी अगर न्याय ना हो तो राज्य जो है वो अराजक हो जाता है, वहाँ पर जो एक तरह से दंगे फसाद हैं ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अब हम देखेंगे प्रजा का महत्व। प्रजा का क्या महत्व है, तो इसमें आप लिखेंगे प्रजा को राज्य की आत्मा बताया गया है, क्योंकि प्रजा ही जो है वही तो कोई राज्य बनाती है। अगर प्रजा ही नहीं होगी तो राज्य किस काम का होगा। तो
प्रजा से ही जो है वो राज्य बनता है। प्रजा की भलाई और सुरक्षा की शासन की सफलता का मानक है, यानी जो प्रजा है उसकी जो भलाई है, उसकी जो सुरक्षा है, वही शासन की जो सफलता है उसको माना जाता है। यदि प्रजा दुखी हो तो राजा का शासन ठीक नहीं हो सकता, यानी अगर प्रजा जो है वो दुखी है, वो अपने राजा से खुश नहीं है, तो इसका मतलब है का जो शासन है वो ठीक नहीं है, उसे बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे बृहस्पति का शासन चिंतन राजनीति को धर्म, अर्थ और दंड के त्रिणीय आधार रखता है, यानी जो बृहस्पति ने राजनीतिक चिंतन बताया है उसमें धर्म, अर्थ और दंड, इन तीनों बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उनके दृष्टिकोण व्यवहारिक था, उनका जो दृष्टिकोण था वो व्यवहारिक था, और उन्होंने कहा कि राजा जो है उसे शक्तिशाली होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और प्रजा रहित होना चाहिए, कि वो अपनी प्रजा के बारे में सोचे। इस प्रकार बृहस्पति के विचार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को यथार्थवादी और लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। और ये जो है ये सारी ही चीज़ें मिलकर जो एक तरह से प्राचीन राजनीति को, ये जो बृहस्पति हैं इनके जो विचार हैं ये यथार्थवादी और लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्र नीति में राजसत्ता और शासनकाल की अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो शुक्र नीति है इसमें राजसत्ता और जो शासनकाल है उसकी जो अवधारणा के बारे में बताया गया है उसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे भूमिका से। इसमें आप लिखेंगे शुक्राचार्य रचित शुक्र नीति प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए जो शुक्र नीति है वो किसने लिखी है, शुक्राचार्य ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें किस बारे में लिखा गया है, तो राजनीति, प्रशासन और समाज के विविध पहलुओं का वर्णन इसमें मिलता है, जिसमें राजा की भूमिका, शासन की सिद्धांत और प्रजा कल्याण की नीतियों का प्रमुखता दी गई है। यानी इसमें क्या क्या बताया गया है, तो जो भूमिका होती है राजा की, शासन की सिद्धांत होते हैं और जो प्रजा कल्याण की नीतियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। शुक्राचार्य का चिंतन अर्थशास्त्र से मेल खाता है, किंतु इसमें नैतिकता और धर्म की गहराई छुपी हुई है। यानी जो शुक्राचार्य है इसका जो एक तरह से मेल झोल है वो अर्थशास्त्र से मिलता है। और देखिए अर्थशास्त्र जो है ये किसने लिखी है, ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किस किस को पता है अर्थशास्त्र किसने लिखी है। लेकिन देखिए ये जो शुक्राचार्य द्वारा लिखी गई है इसमें नैतिकता और धर्म को बहुत गहराई से बताया गया है, इसमें गहन अध्ययन किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे राजसत्ता की अवधारणा किस तरह से राजा का स्वरूप को ईश्वर का प्रतीक और प्रजा का रक्षक माना गया है। यानी देखिए राजा को जो ईश्वर का प्रतीक माना जाता है और प्रजा का रक्षक भी माना गया है। इससे धर्म, अर्थ, नीति का पालन करते हुए शासन करना चाहिए। यानी ये जो राजा होता है इसे हमेशा जो धर्म है, अर्थ है, नीति है उसका पालन करते हुए ही शासन करना चाहिए। अगर राजा के गुण की बात करें तो राजा को विद्वान होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, वीर और दयालु होना चाहिए, उनकी निजी जीवन शैली मर्यादा और अनुशासन होनी चाहिए। यानी देखिए ये सारी जो है एक राजा की खूबियाँ होनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि प्रजा के सामने, बल्कि जो उसकी निजी जीवन है उसमें भी वो मर्यादा और अनुशासित होना चाहिए, मर्यादा के साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से राजा की खूबियाँ बताई गई हैं। अब हम देखेंगे संपूर्ण सत्ता किस तरह से, संपूर्ण सत्ता राजा को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, किंतु उसकी सत्ता धर्म और नीति से नियंत्रित है। यानी संपूर्ण जो सत्ता है, राजा को अधिकार तो है पर उसकी जो पूरी तरीके से सत्ता होती है वो धर्म और नीति पर ही आधारित होती है। आप देखेंगे राजा की जिम्मेदारी प्रजा की रक्षा, न्याय की स्थापना, कर का संतुलित संग्रह और राज्य की समृद्धि को बढ़ाना। यानी देखिए जो राजा होता है उसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रजा की रक्षा करना, न्याय की स्थापना करना और संतुलित जो कर है उसको वसूलना, और एक तरह से जो अपना राज्य है उसका विस्तार करना, उसको बढ़ाना भी एक तरह से राजा की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे शासनकाल की अवधारणा किस तरह से। अगर प्रजा कल्याण है तो शासन का मूल उद्देश्य लोक मंगल और प्रजा की सुरक्षा है। यानी जो शासक है उसका मूल उद्देश्य, यानी जो शासन है उसका मूल उद्देश्य ये होगा लोक मंगल में रहें और प्रजा की जो है वो सुरक्षा हो। अगर हम इसमें प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो मंत्री परिषद, सेना और दंड नीति के सुचारू संचालन पर बल दिया गया है इस बात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अर्थ और कर व्यवस्था। अगर हम अर्थ और कर व्यवस्था देखें तो कर उचित और न्याय संगत हो, प्रजा पर अत्यधिक बोझ न डाला जाए। यानी देखिए कर जो है वो उचित हो और न्याय संगत हो, ऐसा ना हो कि जो कर है वो एक तरह से प्रजा पर बोझ बन जाए या इतना ज़्यादा कर लगा दिया जाए कि प्रजा उसे
ना कर पाए, ठीक है, या ना दे पाए। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय और दंड। न्याय दंड पर आधारित है, किंतु दंड धर्म संगत और निष्पक्ष होना चाहिए। यानी जो न्याय है वो दंड पर ही आधारित होता है कि किस टाइप का दंड दिया जाएगा ताकि न्याय मिल सके, लेकिन जो दंड है वो धर्म संगत और निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को कम दंड दिया जा रहा है सेम सज़ा के लिए और किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे विदेश नीति किस तरह से मंत्रिता संधि और युद्ध नीतियों में व्यावसायिकता को महत्व दिया गया है। यानी जो व्यावसायिकता होती है, जो व्यवसाय होता है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब हम देखेंगे आलोचनात्मक विशेषताएं। अगर इसकी आलोचनात्मक विशेषताओं की बात करें तो पहले हम देखेंगे सकारात्मक पक्ष। देखिए किसी की भी विशेषताएं या आलोचनात्मक विशेषता कुछ भी बताएं तो पहले हमें सकारात्मक पक्ष ही लिखना होता है। तो सकारात्मक पक्ष में आप लिखेंगे प्रजा कल्याण को शासन का केंद्र बनाया। यानी जो प्रजा कल्याण है उसको शासन जो है उसका केंद्र माना जाता है, क्योंकि अगर प्रजा कल्याण होगा तभी जो प्रजा है वो खुश रहेगी और अपने राजा को एक तरह से राजा मानेगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धर्म और नैतिकता पर आधारित राज्य सत्ता। यानी जो धर्म है, नैतिकता है, उस पर आधारित राज्य सत्ता होनी चाहिए। ऐसे जो एक तरह से घूसखोरी या फिर जो बुरी चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासनिक और सैन्य संगठन की स्पष्ट रूपरेखा। यानी जो प्रशासनिक होता है और सैन्य संगठन होती है उसकी स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमें प्रशासनिक रूप से या सैन्य रूप से हमारे बारे में जानना चाह रहा है तो वो उलझनों में ही उलझ जाए। सारी चीज़ें एक तरह से स्पष्ट रूपरेखा में दिखाई देनी चाहिए। अब हम देखेंगे इसके नकारात्मक पक्ष। अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो चलिए इसको देख लेते हैं। नकारात्मक पक्ष में आप लिखेंगे राजा की सत्ता बहुत व्यापक थी जिसमें निरंकुशता की संभावना। जो राजा है उसकी जो सत्ता है वो बहुत बड़ी थी, इसलिए निरंकुशता का जो संभावना है, यानी निरंकुश हो जाना, अपने आप को ही सब कुछ समझना और प्रजा को कुछ ना समझना, ऐसी सिचुएशन बन सकती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक ढांचे में वर्ण व्यवस्था और असमानता की स्वीकृति। यानी जो सामाजिक ढांचा था उसमें वर्ण व्यवस्था और असमानता जो चीज़ें असमानता जैसी जो चीज़ें हैं वो देखी जा सकती थी। अब हम देखेंगे स्त्रियों और शूद्रों की स्थिति सीमित रही। यानी जो स्त्रियां थी और जो शूद्र थे उनकी जो स्थिति है एक तरह से वो सीमित रही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे शुक्र नीति में राजसत्ता को सर्वशक्तिमान किंतु धर्म और नीति से नियंत्रित माना गया। यानी शुक्र नीति में जो राजसत्ता है उसे सर्वशक्तिमान और किंतु जो धर्म और नीति है उसको नियंत्रित माना गया। का मुख्य उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा और कल्याण था। यानी जो शासन है उसका मुख्य उद्देश्य यही था प्रजा और प्रजा की जो रक्षा है और उसका जो कल्याण है वो करना। यद्यपि इसमें कुछ रुकावटें भी थी जो अभी हमने देखा, फिर भी शुक्राचार्य का चिंतन प्राचीन भारतीय राजनीति को नैतिक और व्यवहारिक दिशा देने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी हम फिर भी कह सकते हैं जो शुक्राचार्य का ये जो नीति है या शुक्राचार्य की जो नीति है वो एक तरह से जो प्राचीन राजनीति है उसको नीति और व्यवहारिक दिशा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे राज्य मंडल का सिद्धांत क्या है, कौटिल्य का इस सिद्धांत में क्या विचार है। यानी आपको बताना है राज्य मंडल का जो सिद्धांत है वो क्या है और कौटिल्य का जो है वो इस संदर्भ में क्या समझते हैं या कौटिल्य की क्या सोच है, ठीक है। चलिए देखेंगे भूमिका से। भूमिका में आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजमंडल सिद्धांत का विशेष महत्व है। ये लाइन आप सब में लिख सकते हो, बस जो टॉपिक है वो चेंज होना चाहिए। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में भी ये शुरुआत जो है वो ऐसे ही हो रही है, तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर लाइंस होती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सार्वजनिक व्यवस्थित रूप से कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया और इसे सार्वजनिक रूप से कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया। यानी ये जो है ये अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्य के परस्पर संबंधों को समझने वाला है। यानी राज्य के संबंधों को समझता है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को समझता है, जिससे आधुनिक राजनीति विज्ञान में पावर पॉलिटिक्स या बैलेंस ऑफ पावर से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राज्य मंडल का सिद्धांत। यानी जो राज्य मंडल का सिद्धांत है आखिर ये है क्या। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो चलिए अर्थ देख लेते हैं। अर्थ में आप लिखेंगे किसी भी राज्य के चारों ओर अन्य राज्य स्थित होते हैं जिससे उसके संबंध शत्रुय मित्रता या तटस्थ पर आधारित होते हैं। यानी देखिए अगर कोई भी राज्य है तो राज्य के चारों ओर भी राज्य ही होंगे, बेसिक सी बात है। ऐसा तो नहीं है अकेला सुनसान में राज्य बना हुआ है, उसके चारों ओर भी राज्य होते हैं और उन राज्यों के साथ में उसका जो संबंध होता है या तो वो शत्रुता
का होता है यानी दुश्मनों वाला, या फिर मित्रता यानी दोस्त वाला, या फिर तटस्थ भी हो सकता है। इस प्रकार राज्य का एक मंडल निर्मित होता है। यही सारी चीज़ें राज्य का एक मंडल बना देती हैं। ठीक है, अगर रचना की बात करें तो कौटिल्य ने 12 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया है जिसके प्रमुख है, यानी कौटिल्य द्वारा 12 प्रकार के जो राज्य होते हैं वो बताए गए हैं। अब कौन कौन से ऐसे हैं चलिए देख लेते हैं। 12 प्रकारों के कौन कौन से। पहला आप लिखेंगे विजिगुषु, वह राजा जो विजय की आकांक्षा रखता है यानी जो हमेशा जीतता हो। अरि, अरि का मतलब है शत्रु यानी पड़ोसी राजा जो वह प्रतिद्वंदी है यानी आपका दुश्मन है। मित्र, शत्रु का शत्रु जो सहयोगी बन सकता है यानी ऐसा मित्र जो हमारे दुश्मन का दुश्मन हो, वो क्या होगा, वो हमारा दोस्त होगा। आपने सुना है ना, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। तो वही बात जो है ये कौटिल्य द्वारा ही या कौटिल्य ने ही कही है। ठीक है, अगर हम तटस्थ की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे जो सीधे संघर्ष में शामिल ना हो, यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा राज्य जो पीछे से तो सारी चीजें कर रहा है पर सामने से कुछ नहीं कर रहा, सामने से वो संघर्ष में शामिल नहीं होता। मध्य और उदासीन, शक्तिशाली राज्य जो मध्य या दूसरे से प्रभाव डालने वाले हैं, यानी ऐसे राज्य जो शक्तिशाली हैं लेकिन मध्य से यानी दूसरे के उससे वो प्रभाव डालते हैं, वो डायरेक्टली आकर नहीं करते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूल अध्याय। इसमें आप लिखेंगे राज्य का लक्ष्य विस्तार और सुरक्षा है और इसी के लिए कूटनीति व सैन्य शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो एक तरह से राज्य होता है उसका लक्ष्य ये होता है कि विस्तार करना और सुरक्षा करना, और इसके लिए उसे कूटनीति और जो शक्ति है उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे कौटिल्य का विचार। कौटिल्य का क्या विचार है चलिए इसमें देखेंगे। कौटिल्य का मत था कि पड़ोसी राज्य संभवतः शत्रु होते हैं और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। यानी कौटिल्य हमेशा ये मानते थे कि जो हमारा पड़ोसी राज्य होगा वो हमेशा हमारा शत्रु ही होगा और शत्रु का शत्रु जो होगा वो मित्र होगा। क्योंकि देखिए, जो अगर आप अपनी ही देखिए, अगर आप हैं और ये आप स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सेकंड वाला क्या चाहेगा कि आप कम स्टडी करो ताकि ये जो है ये जीत पाए। तो इसीलिए कौटिल्य ने कहा कि हमेशा जो बराबर वाला राज्य होता है वो हमेशा शत्रु ही होता है और शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे उन्होंने षड्गुणीय नीति, शक्ति, युद्ध, आसन, ज्ञान, संधि, वेदाभास के माध्यम से राज्य की विदेश नीति का विश्लेषण किया। यानी जो कौटिल्य हैं उन्होंने ये सारी चीज़ों का यूज़ किया राज्य की जो विदेश नीति है उसको बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शून्य योग्य खेल की तरह देखा जहां एक की शक्ति दूसरे की कमजोरी है। यानी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक तरह से शून्य योग खेल देखा जहां पर एक की जो शक्ति होगी वो दूसरे की हमेशा कमजोरी होगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य की शक्ति और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने व्यापारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। यानी इन्होंने राज्य की जो शक्ति है उसे व्यापारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण से अपनाया है और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, राजमंडल सिद्धांत कौटिल्य के यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण का परिचय है। यानी जो राजमंडल सिद्धांत है वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका एक तरह से परिचय की तरह ये कार्य है, परिचय की तरह कार्य करता है या परिचय है। यह बताता है कि राज्य को अपनी सुरक्षा और विस्तार हेतु कूटनीति, सैन्य शक्ति, मित्रता का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। यानी यही बताता है कि जो राज्य है अपना, अगर वो अपना विस्तार चाहता है तो अपनी जो कूटनीति है, सैन्य शक्ति है और जो मित्रता है उसे संतुलित रखना चाहिए। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन और मित्रता चतुरता की अवधारणाएं इसी सिद्धांत से मेल खाती हैं। यानी ये जो है ये हमारी मित्र जो है और जो दुश्मन है उनकी जो अवधारणा है वो इसी सिद्धांत से मेल खाती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धर्म में राजतत्व व राज्य के विचार की व्याख्या कीजिए। यानी जो बौद्ध धर्म है इसके राजतत्व और राज्य का विचार जो है इसकी आपको व्याख्या करनी है, किस तरह से भूमिका देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। यानी जो बौद्ध धर्म है उसने प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उसे गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध का मुख्य ध्यान धर्म और नैतिकता पर था। यानी जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनका जो ध्यान था वो सिर्फ धर्म और नैतिकता पर था। लेकिन इनके जो उपदेश थे, किंतु इनके उपदेशों ने राज्य और राजत्व की विशिष्ट अवधारणा को विकसित भी किया। बौद्ध चिंतन में शासन का आधार बल या दंड
दंड नहीं बल्कि धम और करुणा था। यानी जो बौद्ध धर्म है उसमें जो शासन का आधार होता था, अभी तक हमने देखा शासन का आधार या तो बल है या फिर दंड है, लेकिन इन्होंने कहा कि शासन का जो आधार है ना तो बल है और ना ही दंड है बल्कि धम और करुणा है। बौद्ध धर्म में धम होते हैं तो वो है और जो करुणा है वो है, क्योंकि अगर हम किसी के हृदय में अब राज करें तो वो फिर हमें सदा अपना राजा मान सकता है। पर अगर हम उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती से राज करेंगे तो जैसे ही हमारी ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो ख़त्म होगी या हम बूढ़े होंगे तो हमारा जो शासन है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बौद्ध धर्म जो है वो करुणा और जो धम है उसको फॉलो करते थे शासन के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजतव का विचार। किस तरह से राजतव का विचार आया? राजा का स्वरूप। इसमें क्या है, राजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? राजा को धर्मराज कहा गया जिसका कर्तव्य धर्म और न्याय पर आधारित शासन करना है। यानी देखिए जो राजा होता था उसको राजा ना बोलाकर धर्मराज कहा जाता था, जिसका जो कर्तव्य है वो धर्म और न्याय का ही पालन करना और उसी के आधार पर शासन करना होता था। ठीक है, अब हम देखेंगे राजा की उत्पत्ति। नेत्र सूत्र के अनुसार जब समाज में अराजकता और हिंसा बढ़ी तो लोगों ने आपसी सहमति से एक व्यक्ति को शासक चुन लिया, क्योंकि अराजकता बहुत ज्यादा हो गई थी तो एक व्यक्ति को अपना शासक चुन लिया। इस प्रकार राज्य सत्ता का आधार सामाजिक अनुबंध है। यानी इसी वजह से जो राजा है ऐसे ही जो राजा है वो बना, क्योंकि पहले कोई राजा नहीं होता था। इसके अनुसार हमें पता चला कि एक बार क्या हुआ कि जो समाज है उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे, चोरी चकारी होने लगी, तो उन सबको संभालने के लिए एक लीडर चुना गया और उस लीडर को ही फिर राजा कहा गया। ठीक है, अब हम देखेंगे राजा के कर्तव्य क्या। राजा के क्या कर्तव्य थे? तो प्रजा की रक्षा करना, भूख और निर्धनता दूर करना, यानी जो भूख है और जो गरीबी है उसे दूर करना, विरोध रोकना और धर्म का पालन करना ही राजा का कर्तव्य या ये कहूँ राजा का एक तरह से धर्म होता था। अब हम देखेंगे राजा का आदर्श किस तरह से बौद्ध धर्म ने दशराज धर्म का प्रतिपादन किया। उदारता, दानशीलता, सत्यवादिता, संयम, धर्म, क्षमता और अहिंसा जैसे गुण आवश्यक बनाए गए ताकि जो समाज है उसमें एक तरह से शांति बनी रह सके और जो समाज है वो एक तरह से सुव्यवस्थित रह सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य का विचार किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे राज्य का उद्देश्य। राज्य जो है उसका क्या ही उद्देश्य है? प्रजा को भय और अन्याय से मुक्त कर खुश और शांति प्रदान करना। यानी राज्य जो है वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो प्रजा है उसे जो अन्याय है उससे दूर रखा जा सके और शांति प्रिय जगह दी जा सके। आगे अब हम देखेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे धर्म पर आधारित शासन किस तरह से। राज्य की नीतियाँ हिंसा या कठोर दंड पर नहीं बल्कि करुणा, नैतिकता और धर्म पर आधारित होनी चाहिए। यानी जो नीतियाँ होनी चाहिए राज्य की वो कठोरता या फिर हिंसा पर आधारित नहीं बल्कि कैसी होनी चाहिए? करुणा वाली होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और धर्म पर आधारित होनी चाहिए, यानी धर्म पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कल्याणकारी दृष्टिकोण किस तरह से। राज्य को गरीब, भूखे और पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो गरीब है, भूखा है, पीड़ित है तो राज्य को हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण किस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसमें आप लिखेंगे अशोक जैसे बौद्ध शासकों दया, शांति और धर्म प्रचार के माध्यम से साम्राज्य विस्तार का नया मापदंड प्रस्तुत किया। यानी जो अशोक सम्राट थे उन्होंने जो दया है, शांति है, इन सभी के माध्यम से जो राज्य का विस्तार है वो करके दिखाया, एक तरह से नई राह भी दिखाई। क्योंकि देखिए पहले राज्य विस्तार के लिए सिर्फ एक दूसरे को मारना या फिर एक दूसरे पर दंड देना यही सारी चीज़ें होती थी, बट जो हमारी शांति है, दया है, उससे भी हम राज्य विस्तार कर सकते हैं, ये अशोक ने हमें समझाया। अगर हम इसका आलोचनात्मक मूल्य करें तो चलिए देख लेते हैं। आलोचनात्मक मूल्य में आप क्या लिखेंगे? बौद्ध नीति ने राज्य को नैतिकता और कल्याणकारी से जोड़ा। यानी जो बौद्ध चिंतन है उसने क्या किया, जो राज्य है उसको नैतिकता और कल्याणकारी से जोड़ा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजसत्ता को सामाजिक अनुबंध और जनता की सहमति से बताकर लोकतांत्रिक सोच पर परिचय दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे परंतु व्यवहारिक राजनीति में केवल करुणा और नैतिकता पर आधारित शासन चलाना कठिन था। यानी जो हमारा
एक तरह से नैतिकता है उस पर ही आधारित सारी चीज़ें चलाना कठोर या फिर कठिन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, बौद्ध धर्म में राज्य तत्व और राज्य की अवधारणा मानवीय कल्याण और नैतिकता पर आधारित है। यानी जो मानवीय कल्याण होता है, नैतिकता होती है, उस पर ही हमारा पूरा जो राज्य है वो डिपेंड करता है। इसमें राजा को धर्म का रक्षक और प्रजा हितैषी बताया गया है। इस प्रकार बौद्ध राजनीतिक चिंतन ने भारतीय राजनीति को मानवीय करुणमूलक दिशा प्रदान की। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो भारतीय राजनीति है उसे एक तरह से पहले जो राजनीति थी वो कट्टरपंथ वाली या फिर ये कहूँ विरोध वाली थी, पर एक करुणा वाली, एक दया वाली भी राजनीति हो सकती है। ये जो है ये बौद्ध धर्म ने ही हमें सिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के संबंध में तिरुवल्लुवर के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा राज्य है इसके संबंध में जो तिरुवल्लुवर हैं उनका क्या दृष्टिकोण है, इन्होंने क्या बताया है। देखिए इस बुक में बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण आपने अभी तक भी देख लिए हैं और आगे भी देखेंगे। थोड़े हार्ड्स नाम भी हैं, थोड़े ऑकवर्ड भी हैं, थोड़े अजीब भी हैं, तो आपको नए नए नाम देखने को मिलेंगे। तो आपको नाम जो है ये याद होनी चाहिए कि किसने क्या कहा है। ठीक है, चलिए भूमिका से देखेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे तिरुवल्लुवर प्राचीन तमिल संत और थे। यानी देखिए ये जो है ये तमिल के दार्शनिक थे, इसीलिए इनका नाम थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड, थोड़ा सा हमें अलग लगेगा क्योंकि ये तमिल के थे, जिनकी कृति तिरुकुकुलर राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करती है। यानी इनकी जो कृति है ये राजनीतिक और नैतिक और जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसमें राज्य और शासन के संबंध में व्यवहारिक, नैतिक तथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से जो राज्य है वो एक व्यवहारिक, नैतिक और जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ होती हैं वो बना सकता है। तिरुवल्लुवर का चिंतन भारतीय राजनीतिक परंपरा में मानवीयता और नैतिकता की विशिष्ट धारणा को दर्शाता है। यानी इन्होंने जो भारतीय राजनीति की परंपरा है, मानवीयता है और जो नैतिकता है इसकी दृष्टि में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह इनकी जो धारणा है उसको प्रकट करता है। अब हम देखेंगे राजा और राजसत्ता, किस तरह से इन्होंने राजा और जो राजसत्ता है उसको बताया है। राजा का स्वरूप तिरुवल्लुवर के अनुसार राजा प्रजा का रक्षक और न्याय का प्रतीक है। उसका शासन धर्म और नीति पर आधारित होना चाहिए। देखिए ये वाली लाइन ये जो तिरुवल्लुवर ने कही है यही सब लोगों ने भी कही है। तो आप हर किसी में ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो राजा है वो रक्षा करेगा और अपने न्याय और जो हमारा धर्म है उनका पालन करेगा, नीतियों का पालन करेगा। यही राजा की एक तरह से भूमिका बताई गई है सभी लोगों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा के गुण। राजा को सत्यप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु, वीर, विनम्र और दूरदर्शी होना चाहिए। यानी जो भी राजा होगा उसे एक तो सत्य प्रिय होना चाहिए, यानी सच बोलने वाला और सच ही पसंद करने वाला हो। न्याय प्रिय हो यानी न्याय को पसंद करे, दयालु हो, वीर हो और विनम्र हो और जो दूरदर्शी है यानी जो दूर की देखने वाला है, दूर की सोचने वाला है, वो होना चाहिए कि आज हमारा राज्य यहाँ है तो कल हमें किन किन राज्यों को मिलाकर अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना है। इस तरह से दूरदर्शी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा की जिम्मेदारी, किस तरह से प्रजा की सुरक्षा, न्याय की स्थापना, निर्धनता की सहायता और राज्य की समृद्धि बढ़ाना। यानी जो राजा की जिम्मेदारी होगी वो क्या जिम्मेदारी होगी, एक तो प्रजा की सुरक्षा करना या रक्षा करना, ये जो है ये राजा की ही जिम्मेदारी है। न्याय की स्थापना करना, क्योंकि राजा है तो बेसिक सी बात है वही तो न्याय करेगा। और जो निर्धनता है ये यानी जो गरीबी है उसको दूर करना और राज्य की जो समृद्धि है, राज्य की जो शक्ति है, राज्य का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना भी राजा की ही जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा का आज। राजा की निजी जीवन में संयम, आत्मसंयम और नैतिक होना आवश्यक है। यानी जो राजा होगा वो एक तो अपने निजी जीवन में भी उसका संयम होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए और नैतिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे अपना ही होश नहीं है और राजा बनने चला, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे न्याय और धर्म। न्याय को शासन की नींव माना गया। अन्यायपूर्ण शासन अराजकता और प्रजा विरोध को जन्म देता है। यानी जो न्याय हो वो एक तरह से शासन जो है वो या ये कहूँ जो न्याय है वो शासन की नींव होती है, क्योंकि अगर अन्यायपूर्ण शासक है वो एक तरह से जो प्रजा है उसे विरोधी बना सकता है। इसीलिए शासन जो है वो एक तरह से ये न्याय वाला होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अर्थ और कर की नीति, किस तरह से कर संतुलन और
प्रजा हितकारी हो, कर वसूलना अत्यधिक कठोर ना हो, यानी कर जो हो वो संतुलित हो और कर जो हो प्रजा के हित में हो। ऐसा ना हो ज़्यादा कर हो या फिर कठोर नीति हो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई किसान है और उसकी फसल बर्बाद हो जाए तो उसे थोड़ी सी छूट दी जाए या फिर उसका कर माफ़ किया जाए उस टाइम पर, क्योंकि अगर फसल बर्बाद हो गई तो वो कर कैसे चुकाएगा जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेना और शक्ति की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ सेना आवश्यक है, परंतु उसका प्रयोग केवल रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए। यानी हम उसका जो प्रयोग है वो मिसयूज़ नहीं कर सकते, गलत जगह यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि बस जो सुरक्षा है अपनी सुरक्षा उसके लिए और जो राज्य है उसकी सुरक्षा के लिए ही कर सकते हैं और न्याय के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मासूम को मार दें या फिर किसी भी राज्य पे बिना फालतू की हमला कर दें, तो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मंत्री परिषद और प्रशासन। राजा को योग्य मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता से शासन करना चाहिए, ताकि अगर, क्योंकि देखिए एक दिमाग जो है वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को सोच सकता है। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो वो 10 अलग अलग नीतियाँ बनाएंगे, 10 अलग अलग चीज़ें बताएंगे आपको, तो वो जो काम है वो परफेक्ट होगा, वो जो शासन है वो परफेक्ट होगा। इसीलिए राजा को हमेशा जो राज्य है, जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद है, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप लिखेंगे राज्य को नैतिक और लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में देखा गया है। यानी जो राज्य है उसको नैतिक और लोक कल्याणकारी जो संस्थाएं हैं उनके रूप में देखा गया है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शासन का उद्देश्य प्रजा की समृद्धि और सुख सुरक्षा है। सुख सुरक्षा भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर राज्य जो है वो सुख और सुरक्षित नहीं होगा तो वो समृद्धि भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्ति और नीति का प्रयोग धर्म और न्याय की मर्यादा में रहकर होना चाहिए। यानी जो शक्ति होगी, जो धर्म होगा, जो नीतियाँ होंगी, उनका जो प्रयोग है वो एक तरह से मर्यादा में रहकर होना चाहिए। किसी पर भी फालतू में या किसी पर भी अंधाधुंध हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखते तिरुवल्लुवर का दृष्टिकोण यह था कि राज्य का आधार केवल शक्ति नहीं बल्कि न्याय, नैतिकता और लोक कल्याण है। यानी तिरुवल्लुवर का जो दृष्टिकोण है वो यही बताता है कि जो राज्य की शक्ति है उसका अर्थ ये नहीं है कि शक्तिशाली हो जाओ, नहीं, न्याय करना, नैतिकता और लोक कल्याण है। राजा को धर्मपालक, प्रजा हितैषी और न्यायप्रिय होना चाहिए। यानी जो राजा होगा उसे धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, प्रजा के हित में होने वाले होना चाहिए, यानी प्रजा के हित में सोचने वाला होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, उसे न्याय पसंद आना चाहिए। ऐसा नहीं है वो जो शक्तिशाली है उसकी तरफ झुक जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार तिरुकुकुलर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को मानवीय और लोक कल्याणकारी दिशा प्रदान करती है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है भारत की जो राजनीति है उसे चिंतन के साथ साथ में जो कल्याणकारी एक तरह से दिशा है वो भी देती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में बसवन्ना द्वारा बनाए गए समाजवादी समाज के मूल्यों और मापदंडों का परीक्षण कीजिए। यानी जो हमारा प्राचीन भारत है इसमें जो बसवन्ना द्वारा बनाए गए सामाजिक जो समाज है उसकी जो मूल्य हैं, मापदंड हैं, वो आपको बताने हैं। किस तरह से बताइएगा, चलिए भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में आप लिखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण संतों और समाज सुधारकों में बसवन्ना का विशेष स्थान है। यानी ये जो है ये एक तरह से समाज सुधारक और जो संत हैं वो रह चुके हैं बसवन्ना। ठीक है, वह कर्नाटक के समाज सुधारक और लिंगायत आंदोलन के प्रवक्ता थे। यानी वो जो थे वो कर्नाटक के थे जो समाज सुधारक और लिंगायत जो आंदोलन है उनके प्रवक्ता थे। उन्होंने उस समय की कठोर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। और इन्होंने जो समाज में जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच थी और जो धार्मिक आडंबर थे उनका इन्होंने विरोध किया। बसवन्ना ने समानता, भाईचारा और श्रम की प्रतिष्ठिता पर आधारित एक समाजवादी समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की। यानी इन्होंने एक ऐसा समाज बताया जिसमें भाईचारा हो, समानता हो, श्रम की प्रतिष्ठिता हो, ये सभी चीज़ें हों, ऐसा समाज इन्होंने बताया था। उनका चिंतन प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को मानवीय और जन कल्याणकारी दिशा देना था, ताकि जो समाज है उसमें सुधार हो सके और एक तरह से सभी जो व्यक्ति हैं वो जन कल्याण की ओर बढ़ सके। क्योंकि देखिए पहले हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है, ऊंच नीचे, वो बहुत ज़्यादा थी। अब हम देखेंगे सामाजिक समानता का मूल्य। किस तरह से जो सामाजिक समानता है उसका मूल्य है, तो पहला आप लिखेंगे बसवन्ना ने जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। यानी इन्होंने जाति और जो वर्ण व्यवस्था है उसका विरोध किया था। उनका मत था कि जन्म से कोई ऊंच या नीच नहीं होता बल्कि सभी मनुष्य शिव भक्त और समान होते हैं। यानी इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंचा और नीचा कैसे हो सकता है, बल्कि जो सभी मनुष्य हैं वो शिव भक्त होते हैं और समान होते हैं, एक समान होते हैं, वो कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता। उन्होंने शूद्र, स्त्रियों और
तथाकथित निम्न वर्गों को समान अधिकार दिलाया या समान अधिकारों की बात की थी इनके लिए, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए और तथाकथित जो निम्न वर्ग होते हैं उनके लिए। उनके द्वारा स्थापित अनुभव मठ में सभी जातियों और वर्गों के लिए वर्गों के लोग बराबरी से भाग लेते थे। यानी इनके जो मठ थे, इनकी जो व्यवस्था थी उसमें सभी जाति के लोग मिश्रित थे और समान ही उनके अधिकार थे और सभी लोगों को समान माना जाता था। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे स्त्रियों की स्वतंत्रता और सम्मान, किस तरह से इन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए भी आवाज़ उठाई। वसुवर्णन ने स्त्रियों और पुरुषों के बराबर स्थान दिया। यानी जो वसुवर्णन है उन्होंने स्त्री और जो पुरुष हैं दोनों को समान माना था। विवाह, धार्मिक क्रियाओं और सामाजिक जीवन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी को मान्यता दी। यानी जो विवाह है, धार्मिक क्रिया है या सामाजिक जीवन है उनमें स्त्रियों की भी जो भागीदारी है वो समान ही है। ऐसा नहीं है सारी चीज़ें पुरुष ही करते हों, नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्त्रियों द्वारा ही की जाती हैं या स्त्री भी कर सकती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया। यानी स्त्री भी स्वतंत्र हो, उन्हें भी शिक्षा हो, वो भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें, इस बात पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रम और उत्पादन का महत्व किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे, वसुवर्णन ने कहा कि हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सभी को श्रम करना चाहिए, उन्हें श्रम करने का अधिकार है। कार्य का वे कैल्सा, इसका मतलब होता है कि श्रम ही जो है वो ईश्वर की पूंजी है। इनका प्रसिद्ध कथन है, ये इन्हीं के द्वारा कहा गया है, इनका एक प्रसिद्ध कथनों में से एक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, उन्होंने उत्पादनशील श्रम को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई और परजीवी जीवन की आलोचना की है। यानी जो परजीवी जीवन होता है उसकी इन्होंने आलोचना की है। अब हम देखेंगे आर्थिक समानता और न्याय, किस तरह से इन्होंने आर्थिक समानता और न्याय को बढ़ावा दिया। वसुवर्णन ने धन के समान वितरण पर बल दिया। यानी इन्होंने जो धन है उसके समान वितरण पर भी बल दिया। इन्होंने शोषण और असमानता का विरोध किया तथा समाज को सहयोगी और साझेदारी के आधार पर संगठित करने की बात की, ताकि जो समाज है वो एक तरह से सहयोगी हो सके और साझेदारी हो सके। ठीक है, समाज में सहन शक्ति और जो सहनशीलता है वो बढ़ सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि दृष्टि से समाज का वास्तविक विभेद तभी संभव है जब हर व्यक्ति के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन हो, तभी हर व्यक्ति जो है वो एक सही जीवन जी सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक और नैतिक मूल्य, किस तरह से जो इनके धार्मिक और नैतिक मूल्य हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे, वसुवर्णन ने मूर्ति पूजा, यज्ञ और आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। यानी जो मूर्ति पूजा होती है, यज्ञ होता है, आडंबरपूर्ण जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उन सभी का विरोध किया। कि ये भी शिव भगवान को मानते थे, लेकिन ये नहीं कि पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, नहीं, वो अपने हृदय से ही मानते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, उन्होंने भक्ति, सादगी और नैतिक जीवन को श्रेष्ठ माना। यानी जो भक्ति होती है, सादगी होती है और नैतिक जीवन होता है उसी को सबसे ऊपर माना है। उनका धर्म मान्यता, करुणा और भाईचारे पर आधारित था, ताकि जो भाईचारा है, करुणा है, मानवीयता है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, उन्होंने व्यक्तिगत आचरण में ईमानदारी, सत्य और करुणा को सर्वोच्च मूल्य माना। यानी इनके नज़र में जो ईमानदारी है, सत्य है, करुणा है, वही सबसे ऊपर है या सर्वोच्च है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक और संगठनात्मक आयाम, किस तरह से जो राजनीतिक और संगठनात्मक आयाम है, इसमें आप लिखेंगे, वसुवर्णन ने अनुभव मठ की स्थापना की, जिसमें प्रथम लोकतांत्रिक संसद कहा जाता है। यानी देखिए, इन्होंने जो मठ है उसकी स्थापना की, जिसे प्रथम लोकतांत्रिक जो संसद है वो भी कहा जाता है। इसमें सभी वर्गों के लोग मिलकर विचार विमर्श करते और सामाजिक निर्णय लेते। यानी सभी वर्गों के लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति थी। उन्होंने राजा और शासकों से अपेक्षा की कि वह धर्म, न्याय और प्रजा हितैषी नीतियों का पालन करे, ताकि जो धर्म है, न्याय है, वो बनाए रह सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आलोचनात्मक परीक्षण। अगर हम इसके आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें तो पहले हम देखेंगे सकारात्मक पक्ष। इसमें आप लिखेंगे, वसुवर्णन ने भारतीय समाज में समान भाईचारे की नई चेतना जगाई थी। यानी इन्होंने भाईचारे की जो एक तरह से फीलिंग्स होती है या भाईचारे की जो भावना होती है उसे आगे बढ़ाया था। उन्होंने समाज में जाति, लिंग और आर्थिक भेदभाव से ऊपर उठकर प्रयास किए। यानी इन्होंने जो जाति है, लिंग है, आर्थिक भेदभाव है, इनको ख़त्म करके इनके ऊपर उठने का प्रयास किया।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रम की प्रतिष्ठिता और उत्पादनशीलता का विचार आधुनिक समाजवादी मूल्य के निकट है, यानी ये जो है ये मूल्य के निकट हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सीमाएं। सीमाओं में आप लिखेंगे इनका आंदोलन क्षेत्रीय स्तर तक सीमित रहा और पूरे भारत में व्यापक रूप से स्थापित नहीं हो पाया, यानी ये जो है ये सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए ही कार्य करते थे, ना कि पूरे भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कठोर जातीय व्यवस्था के कारण उनके आदर्श पूरी तरह व्यवहारिक नहीं हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर जो जातीय व्यवस्था थी, इस टाइम पे बहुत कठोर जातीय व्यवस्था अपनाई जाती थी। आर्थिक संरचना में पूर्ण समानता स्थापित करना बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त थे और कुछ लोग जो थे वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा डाउन थे। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिखेंगे वसवन्ना का चिंतन प्राचीन भारत में समाजवादी समाज की परिकल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने समाजवादी जो समाज है उसकी एक तरह से परिकल्पना की। उन्होंने जाति और लिंग के भेदभाव को समाप्त कर एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां श्रम, समानता, न्याय और नैतिक सर्वोच्च मूल्य थे, यानी इन्हें नैतिक जो सर्वोच्च मूल्य हैं इन्हें रखा गया था। यद्यपि उनके आदर्श पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाए, फिर भी उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और समानता की दिशा में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। यानी देखिए उस टाइम पे तो हम कह सकते हैं पूरी तरीके से साकार नहीं हो पाए थे, पूरी तरीके से जो ये चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन ये आज भी एक तरह से जो सामाजिक न्याय है, लोकतंत्र है और जो समानता है उसकी दिशा प्रेरणा जो है वो लोगों को देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं इनके जो विचार हैं वो आज भी जीवित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवेदांत वेदांत दर्शन का राजनीतिक महत्व क्या है? क्या आज भी यह विचार प्रासंगिक है? यानी अवेदांत दर्शन जो है उसका जो राजनीतिक महत्व है वो क्या है, ये आपको बताना है, और क्या ये आज भी प्रासंगिक है या नहीं ये आपको बताना है। चलिए भूमिका से देखेंगे। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत का विशेष स्थान, इसके प्रवर्तक आदिकाचार्य थे। अद्वैत का मूल सिद्धांत ब्रह्म सत्य जग नियमथा वो ब्रह्मेर ना पर। यह दर्शन केवल आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक चिंतन पर भी जुड़ा हुआ था, या राजनीतिक चिंतन पर भी पड़ रहा था, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ सामाजिक तक नहीं बल्कि राजनीतिक जो चिंतन है उस पर भी प्रभाव डाल रहा था। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक महत्व। अगर इसके राजनीतिक महत्व की बात करें तो पहला आप लिखेंगे सामाजिक एकता और अखंडता। किस तरह से? अद्वैत का विचार यह स्थापित करता है कि समस्त जीवन एक ही ब्रह्म के अंश है, यानी पूरा जो जीवन है वो एक ही का अंश है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह इस सिद्धांत के समाज में भेदभाव कम करने और समानता की भावना को बल दिया गया या बल मिला। ये जो समाज में भेदभाव थे और जो असमानता की भावना थी उसे कम करने में इस तरह एक तरह से इसने रोल निभाया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये विचार राजनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता और अखंडता को पुष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहनशीलता और धार्मिक सह अस्तित्व। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे द्वितीय वेतन ने विभिन्न मतों और संप्रदायों को एक ही सत्य की भिन्न व्याख्या मानी, यानी एक ही चीज के अलग अलग जो व्याख्याएं हैं, एक ही सत्य की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, इन्होंने ये माना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता और सहयोग की भावना ने राज्य को स्थिर बनाने में ये भूमिका निभाई, और यही बात है जिसने जो धार्मिक सहिष्णुता है और सहयोग की भावना है उसकी वजह से जो राज्य की स्थिरता है या राज्य को स्थिर बनाने में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिक और आदर्श नेतृत्व। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे शंकराचार्य ने जीवन में सत्य, त्याग, संयम और आत्म अनुशासन को महत्व दिया, यानी जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इन चीज़ों को महत्व दिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से यह नेतृत्व में नैतिकता और जिम्मेदारी का आधार बना, क्योंकि इन्होंने जो नैतिकता है और जो जिम्मेदारी है उसे आधार बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजसत्ता की अवधारणाएं। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे अद्वितीय दर्शन के अनुसार शासन को धर्म और सत्य के अनुरूप शासन करना चाहिए, यानी जो शासन है उसके अनुरूप ही शासन होना चाहिए, ताकि जो धर्म है और जो सत्य है उसको एक तरह से अनुशासित किया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखें इसने राजा को प्रजा हितैषी और लोक कल्याणकारी नीति का मार्गदर्शन दिया, ताकि जो राजा है वो प्रजा के लिए एक तरह से उसका सहारा बने, प्रजा हितैषी बने, उसका जो शोषण है वो ना करे और कल्याणकारी जो नीतियां हैं वो बनाए, प्रजा की एक तरह से हेल्प करे, ना कि उसका शोषण करे।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे आज की प्रासंगिकता, यानी अब हम देखेंगे कि इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है। तो इसमें आप लिखेंगे आज के लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक समाज में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत समानता, भाईचारे और सहिष्णुता को मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में जो समानता है, भाईचारा और सहिष्णुता है, उसको बढ़ाने के लिए ये जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण रोल निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। यह दर्शन आज भी धार्मिक कट्टरता, जातिवाद और सांप्रदायिक विभाजन को कम करने में उपयोगी है, यानी जो धार्मिक कट्टरता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकवाद है या सांप्रदायिक विभाजन है, उसको कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्वीकरण और विविधताओं से भरे आधुनिक समाज में अद्वैत का एक तत्व दृष्टिकोण समानता और शक्ति की स्थापना के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये एकता जो है उसको, एक तत्व जो है उसको स्थापित करने की बात करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह विचार हमें बताता है कि राजनीति का अंतिम लक्ष्य भौतिक सत्ता नहीं बल्कि लोक कल्याण और नैतिक आधार होना चाहिए, यानी जो राजनीति है उसका अंतिम जो लक्ष्य है वो ये न हो कि जो भौतिक संपत्ति है या भौतिक चीज़ें हैं उनको प्राप्त कर लें, नहीं, जो लोक कल्याण है वो होना चाहिए और जो नैतिक आधार है वो हमें प्राप्त होना चाहिए, यही हमारा एक तरह से लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिखिए अद्वैत वेदांत दर्शन केवल दार्शनिक विचार नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी प्रेरणादायी सिद्धांत है। देखिए ये जो है ये एक तरह से दार्शनिक विचार ही नहीं है बल्कि ये राजनीतिक और जो सामाजिक जीवन है उसके लिए भी प्रेरणा देता है। इसने प्राचीन भारत में सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक शासन का आधार दिया, यानी इसी ने जो समरसता है, धार्मिक सहिष्णुता है, नैतिक शासन है, उसका आधार दिया था। आज भी जब समाज जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन से जूझ रहा है, अद्वैत का यह विचार अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक है, क्योंकि देखिए आज भी जो हमारा समाज है वो जाति, धार्मिक और जो सांस्कृतिक विभाजन है उससे जूझ रहा है, और इस टाइम पे ये जो हमारा एक तरह से दर्शन है ये इन सब से निकलने में, प्रासंगिक होने में और एकजुट होने में हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कबीर के सामंतवाद के दर्शन पर चर्चा कीजिए, यानी जो कबीर है इनका जो सामंतवाद का जो दर्शन है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए भूमिका से देखेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे भारतीय मध्यकालीन संत परंपरा में कबीर जो कि 15वीं शताब्दी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी ये जो है कबीर ये अपनी परंपरा में या फिर संत परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वह न केवल एक महान संत और कवि थे बल्कि समाज सुधारक और साम्यवादी चिंतक भी थे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम धार्मिक परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने और सामाजिक समानता की भावना जगाने का प्रयास किया, यानी जो सामाजिक समानता है उनकी भावना जगाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही बीच में। उनका चिंतन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा में एक लोकतांत्रिक, साम्यवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यानी हम कह सकते हैं इनका जो एक तरह से समाज, इनकी जो विचारधाराएं हैं, इनके जो चिंतन है वो हमें समाजवादी और लोकतांत्रिक, मान्यवादी, मानवतावादी दृष्टिकोण जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कबीर के सामान्यवादी के प्रमुख आधार, यानी हम किन आधारों पे कह सकते हैं कि कबीर जो है वो सामान्यवादी थे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से आधार हैं। पहला हम देखेंगे धार्मिक समानवीय, किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे कबीर ने वेद पुराण और कुरान हदीस दोनों की आलोचना की और कहा कि ईश्वर ना मंदिर में है ना मस्जिद में है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। यानी देखिए जो हिंदुओं के वेद हैं, पुराण है, और जो मुसलमानों के कुरान और हदीस है, दोनों की ही इन्होंने आलोचना की और कहा कि ईश्वर ना तो मस्जिद में मिलते हैं और ना ही मंदिर में मिलते हैं, बल्कि ईश्वर जो मिलते हैं वो किसी भी इंसान के या किसी भी व्यक्ति के हृदय में मिलते हैं। अगर वो हृदय से ही व्यक्ति भगवान या फिर ईश्वर से नहीं डरता तो वो किसी भी मस्जिद में चला जाए, किसी भी मस्जिद में चले जाए, वो बुरे कामों से नहीं बच सकता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का अस्वीकार करते हुए भक्ति और भजन पर बल दिया, यानी जो मूर्ति पूजा होती है, कर्मकांड होते हैं, बाह्य जो आडंबर होते हैं, उन सभी को इन्होंने अस्वीकार किया और जो भक्ति है, भजन है, इन सभी पर बल दिया कि जो हम ईश्वर की प्राप्ति है वो भक्ति से कर सकते हैं, ना कि मूर्ति पूजा से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता, किस तरह से कबीर ने कहा हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, यानी कबीर ने कहा कि हिंदू जो है वो कहता है कि मेरा राम प्यारा है, और जो तुर्क है यानी मुस्लिम है वो कहता है मेरा रहमान प्यारा है। उनका संदेश यह था कि ईश्वर एक ही है, केवल नाम अलग अलग हैं, यानी वो बताते हैं कि ईश्वर तो एक ही है
बस नाम अलग अलग हैं, चाहे हम उन्हें राम कह लें चाहे हम उन्हें रहमान कह लें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसमें धार्मिक विभाजन कम करने और सांप्रदायिक सौदाही बढ़ाने की दिशा मिली, यानी इन्होंने जो धार्मिक विभाजन है उसे कम करने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समानव्य किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे कबीर ने जाति भेद, ऊंच नीच और अस्पृश्यता का विरोध किया, यानी जो जाति भेद है, ऊंच नीच है, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वह जन्म से नहीं बल्कि कर्म पर और भक्ति से मनुष्य की श्रेष्ठता मानते थे, यानी वो जन्म पर किस परिवार में या किस जाति में उसका जन्म हुआ वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उसके कर्म और जो भक्ति है वो क्या प्राप्त कर सकता है इस चीज़ में वो विश्वास रखते थे। उनके अनुसार समाज का आधार समानता और भाईचारा होना चाहिए, ना कि जातिवादी जाति भेद या फिर वर्ग, ये सारी नहीं होनी चाहिए। समाज का आधार क्या होना चाहिए, समानता और भाईचारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानवतावाद और नैतिकता किस तरह से इन्होंने जो मानवतावाद है और नैतिकता है उसको बढ़ावा दिया। तो पहला आप इसमें लिखेंगे कबीर का सामान्यवाद मानवतावाद पर आधारित था, यानी ये जो है ये मानवतावाद को बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने सत्य, करुणा, प्रेम और अहिंसा को जन्म मूल्य माना, यानी जो सत्य है, करुणा है, प्रेम है, अहिंसा है, उसे एक तरह से जन्म मूल्य माना था। उनके विचार समाज में नैतिक आचरण और न्यायपूर्ण जीवन को बढ़ावा देना था, ताकि जो समाज एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अगर हम राजनीतिक महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे कबीर का साम्यवाद समाज को धार्मिक और जातीय विभाजन से मुक्त कर एक समरस और समाजवादी समाज की ओर ले जाता है, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना करता है जहाँ पर साम्यवाद हो, समान हो, पूरा जो समाज है वो समान हो, एक ऐसे समाज की ये एक कल्पना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनके विचार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत करते हैं, यानी जो लोकतंत्र है और जो धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ पर कोई भी धर्म किसी भी देश से या फिर देशभक्ति की भावना से ऊपर ना हो, उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे वह शासक और प्रजा दोनों के लिए समान आचरण और लोक कल्याण की प्रेरणा रखते हैं, यानी शासक के लिए भी समान कानून होने चाहिए और प्रजा के लिए भी समान कानून होने चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कबीर का साम्यवाद भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और समानता की नींव रखता है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं को जोड़कर एक ऐसी मानवीय संस्कृति की स्थापना की जो आज भी प्रासंगिक है, यानी एक अलग ही संस्कृति या मानवीय संस्कृति की इन्होंने नींव रख दी थी। उनका दर्शन राजनीतिक और सामाजिक जीवन को एकीकृत और लोक कल्याणिक दिशा प्रदान करना था, ताकि जो समाज है वो सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबुल फजल के सामाजिक विचार की व्याख्या कीजिए, यानी जो अबुल फजल है इनके जो सामाजिक विचार है इसकी व्याख्या करनी है। किस तरह से भूमिका में आप लिखेंगे अबुल फजल अकबर के दरबारी विद्वान, इतिहासकार और आइन ए अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक हैं, यानी जो अबुल फजल हैं वो अकबर के दरबार में थे और इन्होंने जो ऐतिहासिक बुक है आइन ए अकबरी और अकबरनामा वो अबुल फजल ने ही लिखी है। वह केवल एक साहित्यकार नहीं थे बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चिंतक भी थे, यानी वो सिर्फ लिखने वाले नहीं थे बल्कि जो साहित्यक और जो सामाजिक और जो राजनीतिक चिंतन है वो भी वो करते थे। उनके विचार में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण राजव्यवस्था की झलक मिलती है, और उनके जो विचार थे उनमें हम सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है उन सभी की झलक हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अबुल फजल के सामाजिक विचार। कि अगर हम अबुल फजल के सामाजिक विचारों की बात करें तो पहले हम देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता, किस तरह से अबुल फजल ने धार्मिक समाज और असहिष्णुता का विरोध किया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उन्होंने अकबर की सुलह ए कुल नीति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, यानी अकबर ने जो सुलह ए कुल की जो नीति अपनाई थी उसे एक तरह से दार्शनिक इन्होंने आधार प्रदान किया था। उन्होंने उनके अनुसार सत्य की खोज के अनेक मार्ग हो सकते हैं और हर धर्म का ज्ञान आवश्यक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कहते थे कि सत्य जो है उसकी जो खोज है वो उसके जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर हम किसी भी धर्म को या फिर किसी भी धर्म के व्यक्ति से ये नहीं कह सकते भैया तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम झूठे हो। नहीं, सभी धर्मों का हमें पालन करना चाहिए, सभी धर्मों का एक तरह से आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम सामाजिक सामान्यता की बात करें तो सामाजिक सामान्यता में आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे अबुल फजल जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध थे। ठीक है, ये जाति, धर्म और जो संप्रदाय होता था उसके आधार
आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। वह मानते थे कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, अतः इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, क्योंकि हम सबका ईश्वर जो है वो एक है, बस नाम अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय और शासन किस तरह से इनकी न्याय और शासन पर विचार थे। तो इसमें आप लिखेंगे इनके अनुसार समाज का आधार न्याय होना चाहिए, तभी हमारा जो समाज है वो सुव्यवस्थित चल सकेगा। प्रजा को समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा है उसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे, जिसके पास पैसा नहीं है उसे बेकार सा या फिर उसे अनदेखा किया जाए। तो ऐसा जो समाज है या ऐसे जो ट्रीटमेंट है या ऐसे जो व्यवहार है समाज के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने शासन की भूमिका को केवल कर संग्रहता नहीं बल्कि कल्याणकारी संरक्षण माना। यानी इन्होंने कहा कि जो शासक है, जो राजा है, वो सिर्फ कर लेने के लिए नहीं बल्कि कल्याणकारी जो संरक्षण है वो प्रदान करने के लिए भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और ज्ञान का महत्व, यानी शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर इन्होंने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे अबुल फजल ने शिक्षा और ज्ञान को सामाजिक उन्नति का मूल साधन माना कि अगर शिक्षा होगी तभी जो समाज है वो उन्नति करेगा, या ये कहूँ तभी समाज उन्नत होगा। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उन्होंने विभिन्न विषयों के माँ की स्वतंत्रता का समर्थन किया, यानी जो विद्या है, जो हमारी शिक्षा है, उसका स्वतंत्रता या फिर उसका समर्थन किया ताकि जो शिक्षा है वो बढ़ सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिकता और मानवतावाद, यानी जो हमारी नैतिकता है और जो मानवतावाद है किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे अबुल फजल का मानना था कि समाज में नैतिक मूल्य जैसे सत्य, करुणा, सहनशीलता और भाईचारे की स्थापना आवश्यक है। जो समाज है वो सुव्यवस्थित चल पाएगा, यानी हमारे समाज में जो सत्य है, करुणा है, सहनशीलता है, भाईचारा है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं उन्होंने शक्ति या बल की बजाय तर्क और विवेक पर आधारित जीवन का समर्थन किया, यानी इनका मानना था कि शक्ति और बल को नहीं बल्कि ये जो तर्क है, विवेक है, हमें उस पर आधारित जीवन जीना चाहिए, तभी जो सत्य है, तभी जो हमारा जीवन है हम उसे अच्छी तरीके से जी पाएंगे। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे अबुल फजल के सामाजिक विचार मध्यकालीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की ओर उन्मुख है। यानी हम कह सकते हैं जो अबुल फजल हैं उन्होंने जो सामाजिक और मध्यकालीन भारत है उसमें जो धार्मिक सहिष्णुता है, सामाजिक समानता है, न्यायपूर्ण समाज है, उसकी स्थापना के लिए आगे कदम बढ़ाए थे। उन्होंने अकबर की नीतियों को वैचारिक आधार देकर भारतीय समाज को एक समानवीय और दलीयवादी स्वरूप प्रदान किया था। उनका चिंतन आज भी धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद और सामाजिक न्याय की दृष्टि से प्रासंगिक है। यानी हम कह सकते हैं इनके जो विचार हैं, इनके जो थॉट्स हैं, वो आज भी जो धर्मनिरपेक्षता है, बहुलतावाद है और सामाजिक न्याय है, इसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ आपके फुल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे, यानी होल बुक आपकी जो है वो कवर हो जाती है। अगर आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आने वाली जो मोर वीडियोज़ हैं, जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आप जल्दी से देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं, अपनी क्वारी, अपने डाउट यहाँ मुझसे भी पूछ सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, क्या आप नोट्स कहाँ देखेंगे, तो नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी स्टडी से रिलेटेड, मेरी अपकमिंग वीडियोस से रिलेटेड। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।